आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर का नाम है पेड़ की बात और पेज नंबर है 145 इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12 का ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखी हो तो एनसीईआरटी क्लास 6 मल्हार का जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाना। वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज वहाँ पे अपलोड हुआ है। जो भी चैप्टर का मिस किए हो तो वहाँ पे जाके पहले उसको चेक कर लेना। आज हम चैप्टर नंबर 13 पेड़ की बात का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 पेड़ की बात। पेड़ की बात यानी कि टॉक टू वन ट्री के साथ बात कर रहे हैं। ये एक जो लिखे हैं इसको कौन लिखे हैं पहले देख लेते हैं। हाँ, लेखक हैं इसके जगदीश चंद्र बसु जी ने। लेखक है जगदीश चंद्र बसु और जो इसको अनुवाद किए हैं शंकर सेन ने। तो जगदीश चंद्र बसु इसके लेखक हैं। तो पेड़ की बात यानी कि टॉक टू प्लांट, टॉक टू ट्री, पेड़ से बात कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? तो यहाँ पे जो लेखक जगदीश चंद्र बसु जी ने सभी श्रोतागण को यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं कि क्या आपने कभी कोई बीज बोया है, मतलब कोई सीड को बीज यानी कि सीड को कभी कोई सो किया है, मतलब उसको डाले हैं मिट्टी में। जो ट्री प्लांट लगाने से पहले जो सीड को पहले डालते हैं जो मिट्टी के अंदर। बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। तो बीज से पेड़ बनने की कहानी मतलब सीड टू प्लांट। तो इससे जो कहानी इस बीज से कैसे पेड़ बनता है इसकी कहानी बहुत ही रोचक यानी कि बहुत ही अमेजिंग है। कैसे अंकुर फूटता है, कैसे अंकुर यानी कि जो सीड कैसे ग्रो करता है। सीड पहले जो बीज हम बोते हैं मिट्टी के अंदर जो ढसते हैं उसको, फिर उसको जो सीड जो क्रैक करके उसमें से छोटा सा टाइनी वन ग्रीन छोटा सा लिप्स निकलता है। फिर उस थोड़ी दिन के बाद उस छोटा सा लिप से 2 लिप्स निकलता है। फिर उससे और थोड़ा ऐसे बड़ा होके एक प्लांट बनता है जिससे उसका ब्रांचेस होता है, रूट्स डेवलप होके। तो यहाँ पे उसके बारे में ये हम जानेंगे कैसे पेड़ कैसे ग्रो होता है। तो और बड़ा जो भी यहाँ पे जो गार्डनिंग में जो इंटरेस्ट लेते हैं उसके लिए उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सा एक स्टोरी वो लोग जान पाएंगे जो गार्डनिंग में जिनके इंटरेस्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे कैसे बढ़ता है और बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है, आइए जानते हैं पेड़ की बात। मतलब पेड़ से ही उसकी स्टोरी आज हम जानेंगे। पेड़ ही बोल रहा है कैसे वो ग्रो करता है। तो बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। तो बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे मतलब मिट्टी जो सॉइल के नीचे ही जो बीज पड़ा रहा है। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। मतलब इसी तरह जो बीज मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है तो ऐसे बहुत दिनों तक, ऐसे महीनों दर महीना मतलब 1 मंथ गया, 2 मंथ गया, ऐसे ही महीना दर महीना ऐसे बीतता चला गया। सदियों के बाद बसंत आया, मतलब सर्दियों के बाद बसंत आया, मतलब आफ्टर विंटर सीजन के बाद जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग सीजन आ गया। बसंत यानी कि बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन जो अभी गया है यहाँ पे स्प्रिंग सीजन। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। मतलब बसंत ऋतु के बाद जो बारिश का सीजन स्टार्ट हुआ वर्षा ऋतु में, शुरुआत में ही 1 दिन पानी ज़्यादा बरस गया। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। फिर वो छिपे रहने की यानी कि जो मिट्टी के अंदर बीज और छिपे रहने की उसका कोई आवश्यकता नहीं था। मतलब मिट्टी के अंदर जो सीड था उसको अभी ग्रो करना था क्योंकि बारिश का सीजन आ गया और बारिश के वजह से वो पानी भी मिट्टी के अंदर गया और मिट्टी के अंदर जाने से वो सीड में वो पानी से वो अभी सीड बीज ग्रो करने लगा है।
तो पानी एक दिन पानी दो शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा, अब और छिपे रहने की कोई आवश्यकता नहीं था। फिर मानो बाहर से कोई शिशु को कोई पुकार रहा हो, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ। जैसे कोई शिशु यानी कि जो चाइल्ड, किड, इन्फेंट जैसे सोया होता है, फिर उसकी मम्मी आके उसको उठाते हैं, अभी सोया मत रहो, अभी उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। मतलब सूरज का सनलाइट यहाँ पे अभी उग गया है सूरज, तो सूरज की रोशनी देखने के लिए अभी तुम और सोया मत करो, अभी जाग जाओ और उठ जाओ और सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो बीज सीड्स जो मिट्टी के अंदर धंसा था, फिर वो मिट्टी से वो सीड वो दरक गया, यानी कि जो क्रैक हो गया सीड। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, 2 सुकुमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। 2 सुकुमल पत्तियां यानी कि लिप्स, 2 लिप्स के अंदर से वो सीड ग्रो करने लगा। मतलब वो दरक गया और अंकुर यानी कि जो स्प्राउट्स उसमें से निकला। अंकुर का एक अंश नीचे मिट्टी में मजबूती से गड़ गया। मतलब एक अंकुर का एक छोटा सा अंश, मतलब एक छोटा सा उसका जो पार्ट से वो मिट्टी के अंदर धंस गया, गड़ गया, और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। मतलब एक छोटा सा अंश, छोटा सा जो ये अंकुर स्प्राउट्स का एक छोटा सा अंश मिट्टी के अंदर धंस गया और वो रूट निकलेगा, और फिर और एक छोटा सा पार्ट वो ऊपर ब्रांच बन के ऊपर मजबूती से ऊपर मिट्टी को भेद कर ऊपर की ओर उठ गया। क्या तुमने अंकुर को कभी उठते हुए देखा है? कभी देखे है कैसे अंकुर कैसे ग्रो, वो सीड कैसे क्रैक होता है और उसमें से कैसे अंकुर निकलता है? कभी आप देखे हो क्या? बोल के यहाँ पे जो लेखक जगदीश चंद्र बसु जी ने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं सभी श्रोतागण को। जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है, तो जैसे कोई एक छोटा सा बालक, छोटा सा शिशु, इन्फेंट, जो चाइल्ड, जो छोटा सा किड, वो अपनी नन्हा सा सिर यानी कि छोटा सा अपना दिमाग, मतलब हेड को निकाल कर वो ऐसे झांक रहा है बाहर की दुनिया को देखने के लिए, आश्चर्य से नई दुनिया, वो न्यू वर्ल्ड को उसके लिए न्यू वर्ल्ड है, तो उसको नई दुनिया को देखने के लिए वो आग्रह सहित वो अपना सिर को ऊपर उठा रहा है। जैसे वैसे दिख रहा है वो छोटा सा नन्हा सा पौधा। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, वृक्ष का अंकुर यानी कि जो वृक्ष जो ट्री, प्लांट, छोटा सा प्लांट्स का जो अंकुर यानी कि स्प्राउट्स जो निकलने पर जो छोटा सा पार्ट जो माटी के भीतर, मतलब मिट्टी के अंदर जो धंस गया था और भीतर वो प्रवेश करता है, और उसका नाम जड़ है। मतलब वो जो नीचे मिट्टी के अंदर जो धंस गया छोटा सा अंश, जो छोटा सा पार्ट जो अंकुर का, उसको जड़ कहते हैं, यानी कि जड़ यानी कि रूट, जो ज़्यादा मजबूत होता है, जो जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो ट्री उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। जो ऊपर, जो छोटा सा पार्ट जो नीचे दबता है उसको जड़ कहते हैं, यानी कि रूट, और जो छोटा सा पार्ट जो ऊपर की ओर आगे ऊपर उठता है उसको तना यानी कि ब्रांच कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। तो सभी पेड़ पौधे में यानी कि सभी प्लांट ट्रीज में ये जड़ यानी कि रूट और तना यानी कि ब्रांच, ऐसे 2 पार्ट्स हमको मिलते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो जड़ नीचे की ओर जाएगी। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि जो पेड़ पौधे जिस तरह से भी रखो वो जो जड़ यानी कि रूट जो नीचे की तरफ जाएगी, और तना यानी कि ब्रांच जो ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा या परीक्षण करने के लिए, जो गमले में जो पौधा यानी कि प्लांट परीक्षण करने के लिए जब कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा,
तो क्या लिखा है, तो जड़ नीचे की ओर चले जाएगी और जो तना था, जो ब्रांच था, ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था, गमले में एक पौधा रखा था। तो परीक्षण करने की यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटक गया, मतलब वो उसको एक अंधेरे जगह में रखते हैं तो उसका जो पौधे का सिर यानी कि जो तना पार्ट था, जो ब्रांच पार्ट था, वो नीचे की तरफ लटक रहा था और जड़ ऊपर की ओर रही। एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, जैसे पौधे को भी सब उसको मालूम हो गया है, सभी क्या क्या उसके साथ हो रहा है। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तो जो पत्तियां, जो उसकी जो डालियां, जो ब्रांचेस थी, वो टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ गया। वो क्लाइंबर जैसे उठता है और मनी प्लांट में जैसे ऊपर की ओर क्लाइंब करता है, वैसे ही वो ऊपर की ओर उठ गया। जड़ जो रूट था वो घूमकर नीचे की तरफ वो लटक गया, नीचे की तरफ और धंस गया। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी। तो तुमने कभी मूली यानी कि जो रेडिस को कभी काट कर उसको मिट्टी के अंदर लगाए हो क्या, बोल के यहाँ पे कभी लेखक जो जगदीश चंद्र बसु जी ने यहाँ पे सबको, श्रोतागण को क्वेश्चन किए हैं। तो कभी आपने किए हैं क्या? तो देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे। तो देखे होंगे कि जो पहले जो पत्ता होता है, जो रेडिस, जो मूली का जो पत्ता होता है, और फूल यानी कि फ्लावर्स जो नीचे की तरफ रहे, और कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की तरफ वो उठते हैं। जो पत्ते यानी कि जो ये लिप्स और फ्लावर्स जो ऊपर की तरफ उठता है रेडिस का, और जो रूट्स पार्ट्स होता है जो नीचे की तरफ यानी कि मिट्टी के अंदर धंस जाता है। कुछ दिन बाद देखोगे तो पत्ती और फूल ऊपर की ओर उठाए हैं। फिर हम जिस तरह भोजन करते हैं या वैसे ही पेड़ पौधे भी अपने भोजन, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं वैसे ही वो लोग भी अपना भोजन करते हैं। यानी कि भोजन यानी कि उनका जो सॉइल कौन सा सॉइल में ग्रो कर रहा है, फिर वाटर उसको ठीक क्वांटिटी में हम दे रहे हैं कि नहीं, सनलाइट ठीक से उसके ऊपर आ रहा है कि नहीं, वो सब उसका भोजन है, उसका खाद्य है। हमारे दांत है, कठोर चीज खा सकते हैं। तो हमारे टीथ से हम लोग कठोर चीज यानी कि हार्ड जो चीज भी हम खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, केवल वो दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधे को भी दांत नहीं होते, इसीलिए वे केवल तरल द्रव्य यानी कि जो वायु, एयर को खाते हैं, वो सनलाइट और वो ये वाटर, ये सब भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। जो जड़ यानी कि जो उसके जो रूट पार्ट्स होता है, उससे वो लोग मिट्टी से रसपान यानी कि जो लिक्विड वाटर, वो उसको रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। जैसे चीनी, शुगर में हम लोग पानी, जब शक्कर में हम पानी डालते हैं तो वही वो मेल्ट हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है सभी वाटर और शुगर। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। जो माटी में भी अगर हम पानी जब डालते हैं, उसमें जो जितने सारे माटी में जो उसके जो द्रव्य होते हैं, जो वो भी गल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। तो पेड़ पौधे वो जो मिट्टी में जो पानी हम डालने के बाद जो जितने सारे उसके जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं मिट्टी में, तो वो सब गल जाते हैं और वो पेड़ पौधे वो सब ग्रहण करते हैं, वो सोखते हैं यानी कि जो सोख कर वो लोग खाते हैं अपने।
भोजन के रूप में। जड़ों के पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। तो जड़ में अगर, रूट में अगर पानी नहीं मिलता है तो जड़ में बहुत दिनों से हम पानी नहीं देते हैं, जड़ के पास जो पानी नहीं आ जाता है तो पेड़ पौधे कुछ दिनों के बाद मुरझा जाते हैं, यानी कि जो ड्राई हो जाते हैं और वो मर जाते हैं बिना पानी मिलने पर। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप में देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़, जो पेड़ की जो ब्रांच होता है और उसका जो जड़ यानी कि रूट होता है, इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है। उसको जो ये परीक्षण, उसको जो माइक्रोस्कोप में उसका जो पेड़ के जो डाल, जो हम बोटानी में जो हम करते थे जो एक्सपेरिमेंट, जो जड़ यानी कि रूट, जो लिप्स का जो जाइलेम, ये सब चेक करते थे, वो सब यंत्र द्वारा जो माइक्रोस्कोप में वो परीक्षण करके, एक्सपेरिमेंट करके उसको देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल है। इन्हीं सब नलों में द्वारा जो जाइलम होता है जो, और माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। तो जो वृक्ष का जो पत्ता होता है, जो लीव्स होता है, वो हवा यानी कि एयर से भी उसका आहार, खाद्य ग्रहण करता है। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं, जो हजारों संख्यक इन्फिनिट जो मुंह होता है, जो उसका जो पोर्स होता है। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते। तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से भी अनगिनत, जो इन्फिनिट फेस में अनगिनत होठ उसको देखा जा सकता है। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होठ बंद हो जाता है। तभी जब आहार नहीं ग्रहण करने के टाइम में, तो उसके जो दोनों होठ, वो जो लिप्स, दो पार्ट, वो बंद हो जाता है जब आहार नहीं ग्रहण करता है। जब हम श्वास प्रश्वास यानी कि जब ब्रीथ करते हैं, तभी हम श्वास प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती। तो हमारी जो श्वास प्रश्वास करने के टाइम में, जो प्रश्वास यानी कि ब्रीथ आउट करने के टाइम में एक प्रकार का विषाक्त वायु हमारे वो बाहर निकल जाता है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में अगर ये वायु, ये जहरीला जो अंगारक वायु हवा में, पृथ्वी में इकट्ठी हो जाता है, एक जगह में गदर वो इकट्ठा हो जाता है, तो तमाम जीव जंतु यानी कि जितने सारे एनिमल्स हैं, वो सब उसको सेवन करके, जो अंगारक वायु को सेवन करने के बाद वो मर जाएंगे, उनका वो नष्ट हो सकते हैं। तो जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जरा विधाता यानी कि गॉड, जो क्रिएटर है इस दुनिया का, यानी कि विधाता जो भगवान है, उनका जो चमत्कार, जो जितना चमत्कार किया उसको तो देखो कि जब जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके, जीव जंतु के लिए जो जहर है वो पेड़ पौधे उसको सेवन करके उसको पूर्णतः शुद्ध बना रहे। मतलब जो जीव जंतु के लिए जो जहर है, विषाक्त यानी कि पॉइजन है, वो पेड़ पौधे उसको ग्रहण करके जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्रहण करते हैं और उसको जो शुद्ध हवा में वो परिवर्तित करते हैं, जो हम ऑक्सीजन हम लेते हैं। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीला, वो पेड़ पौधे उनके लिए वो वरदान है, मतलब वो उसको लेके हमको शुद्ध ऑक्सीजन हमको देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जो पेड़ का लिप्स में जब सूर्य सनलाइट जो उसके जो मॉर्निंग में उसका सनलाइट जो पड़ता है, उसका प्रकाश, तब पत्ते सूर्य ऊर्जा की सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा से, जो सनलाइट की ऊर्जा, सन का जो ये अल्ट्रावायोलेट रेस है, वो अंगारक वायु, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, वो अंगार उसको नष्ट कर देता है, और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन उसको करता है। तो पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर वो बच नहीं सकते। तो पेड़ पौधे भी उनको जो प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी चाहते हैं, वो सूर्य का किरण चाहते हैं, सूर्य किरण, सनलाइट उनको चाहिए। तो अगर वो नहीं मिलेगा तो वो भी मुरझा जाएंगे, वो मर जाएंगे। पेड़ पौधे की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि
किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाएगी, किसी भी तरह उनको थोड़ा सा प्रकाश यानी कि थोड़ा सा लाइट, सनलाइट उनको मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तो अगर खिड़की यानी कि विंडो सील के पास जो अगर थोड़ा सा एक छोटा सा गमला में पौधा रखेंगे, तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ जाएगी। मतलब अंधकार को की तरफ नहीं झुककर वो प्रकाश की तरफ वो झुकने लगेगी और वहाँ पे ग्रो करने लगेगी। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ से में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश की झपट ले। मतलब पेड़ पौधे भी कम्पीट कर रहे हैं कि कौन किसको ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, यानी कि सूर्य का किरण उनके किसके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। उनको भी उसमें होड़ में वो लगे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे में कम्पीट कर रहे हैं। बेल लताएं जो यानी कि जो क्रीपर्स जो क्लाइंबर ट्री होते हैं, सचेष्ट है कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को वो झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। तो बेल लताएं जो क्लाइंबर जो होते हैं वो भी प्रकाश के अभाव में वो भी मर जाएंगी। इसीलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है। इसीलिए वो भी पेड़ का जो लता वो भी क्लाइंबिंग करके वो निरंतर ऊपर की ओर वो अग्रसर यानी कि ऊपर उठती रहती है। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। अब भी समझ गए होंगे कि प्रकाश जो सनलाइट ही उसका मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। सनलाइट उसको मिलने से ही वो पेड़ पौधा वो ग्रो करने लगता है। पेड़ पौधों के रेसे में सूरज की किरणें आबद्ध है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है, जो ईंधन को जो जलाने पर जो पेड़ पौधा जो उसका प्रकाश ताप बाहर कर प्रकट होता है, वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल में है। पशु डंगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों को निर्वाह करते हैं। जो पशु डंगर पेड़ पौधे के जो खाकर वो हरियाली खाकर अपने प्राणों का जो वेजिटेरियन जो ये हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो पेड़ पौधे खाकर अपना प्राण निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में सूर्य का प्रकाश समाहित है, वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। अनाज और सब्जी नहीं खाने से हम भी नहीं बच पाएंगे। तो ये सोचकर देखा जाए कि हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित है। तो प्रकाश की खुराक पाने के लिए हम भी तो जीवित हैं, यानी कि सनलाइट हमको अगर भी नहीं मिलेगा तो हम भी बिना सनलाइट में कोई भी बच नहीं पाएगा, जीव जंतु पेड़ पौधे। कोई पेड़ एक वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। कोई पेड़ 1 ईयर तक ही उसका ये लाइफ स्पैन होता है, वो भी मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही उनकी संतान, यानी कि जो पेड़ पौधे का संतान कौन है? बीज, यानी कि बीज सीड्स को वो नीचे वो थ्रो करते हैं, यानी कि जो हवा में वो उछलकर दूसरे मिट्टी में गिरता है, वो उसी मिट्टी से वो और सीड्स और पौधे निकलते हैं। तो इसीलिए वो पेड़ पौधे का संतान कौन है? बीज है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरे एक छोटा सा घर तैयार करता है। तो पेड़ बीज की सुरक्षा के लिए, मतलब सीड्स का जो छोटे से जब सीड ग्रो करने के लिए वो सुरक्षा करने के लिए वो पेड़ फूल की पंखुड़ियाँ, यानी कि जो पेड़ फूल की जो पंखुड़ियाँ इनके पेटल्स होते हैं उससे घिरा हुआ एक छोटा सा एक घर उसके लिए निर्माण करते हैं। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। तो पेड़ फूलों से आच्छादित होने पर वो पेड़ भी बहुत सुंदर दिखता है। जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा, तो फूल के बहाने ही वो जैसे हंस रहा है पेड़ पौधे।
फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, तो फूल की तरह ये सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो पेड़ पौधे तो मटमैली, सॉरी, जरा सोचो तो पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और फिर अंगारक वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसको ग्रहण करते हैं, फिर और उस अपूर्व आपादान से किस तरह वो ऐसे सुंदर फूल वो खिलते हैं। तुमने क्या तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर, जो पारस मणि होता है, पारस मणि की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना से सोना बन जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। तो माँ की ममता ही वह मणि है जिसको स्पर्श करने के बाद लोहा जैसे सोना बनता है, वैसे ही माँ की ममता स्पर्श करने के बाद वो भी ये कठिन चीज ये सॉफ्ट हो जाता है। संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। तो संतान पर जो स्नेह न्योछावर होने के बाद ही फूल खिल उठता है। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। तो ममता का जो स्पर्श पाते ही वो माटी भी अंगार माटी और अंगार के फूल वो बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। तो पेड़ पे जब फ्लावर ग्रो करता है तभी उसको देखकर हम कितने खुश होते हैं। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपनी परिजनों को जब खुशी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तभी हम अपने परिजनों को यानी कि लव्ड वन को हम उनको इनवाइट करते हैं अपने घर में, उनको आमंत्रित करते हैं हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। उसी प्रकार फूलों की बाहर छुआने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को वो भी बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव। वो फूल भी ऐसे वो अपने बंधु बांधव प्रियजनों को वो भी बुलाते हैं, अपने वाणी सुनाते हैं। कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर में आओ। यदि रास्ता भटक जाओ तो कभी कहीं घर पहचान नहीं सको, तो कभी अगर हमारा घर का रास्ता एड्रेस नहीं मालूम हो तो इसीलिए रंग बिरंगे फूल को निशान लगा रखे हैं। तो ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी जो हनी भी व तितली बटरफ्लाई के साथ भी वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठ है। वे दलबल सहित फूल देखने आते हैं। वो दलबल के सहित वो फूल देखने आते हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। तो कुछ पतंगे यानी कि जो फ्लाइज भी वो दिन के समय वो पक्षियों से डरते हैं, इसीलिए वो बाहर भी निकल नहीं सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं। तो पक्षी देखने ही वो पेड़ जो पतंग को खा लेते हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं निकलते हैं। इसीलिए रात के अंधेरे में वो निकलते हैं, घिर तक वो छिपे रहते हैं। वो अंधेरा होने तक वो छिपे रहते हैं और वो रात में निकलते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध वो फैलाते हैं रात में, और उसी को पाने के लिए वो पतंगे रात में निकलते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। तो वृक्ष जो अपने जो फूल है फ्लावर्स में वो अपना रस यानी कि जो नेक्टर जो शहद यानी कि हनी वो संचय करके वहाँ पे रखते हैं। मधुमक्खी व तितली वो मधुमक्खी हनी भी और वो बटरफ्लाई उसको बड़े चाव से मधुपान यानी कि जो शहद वो जो नेक्टर को मधुपान करते हैं और वो जो उसको लेके वो मधु बनाते हैं यानी कि जो हनी बनाते हैं। जो मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष को भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। परागकण जो फूल में जो होता है उसका जो लीफ के बीचों बीच जो होता है उसको परागकण कहते हैं। मधुमक्खियाँ एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाते हैं। तो एक परागकण से दूसरे परागकण में एक फूल से दूसरे फूल तो वो मधुमक्खियाँ लेके जाते हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता है। इसी प्रकार फूल में बीज फलता है
और फूल में बीज ही इसी प्रकार फूल में बीज फलता है, अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उस मोह माया को लोभ नहीं है, उसको भी लोभ नहीं है उसकी मोह माया को, बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए अभी वो अपने मोह माया का भी लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर वह सब कुछ लुटा देता है। वो तिल तिल जैसे माँ अपने बच्चों के लिए वो अपनी सब कुछ लुटा देता है, वैसे ही वो तिल तिल कर वो संतान की खातिर ही सब कुछ लुटा देता है। वो फूल भी, जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले बार बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे, वो खेलते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर वो नाच उठती थी। छोटी छोटी डालियां डालों में वो नृत्य करने लगते थे। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। वो सूखा पेड़ भी हो गया है, अभी वो सहन नहीं कर पा रहा है हवा का आघात भी, और वो मुरझा गया। अभी सूखा पेड़ अभी मर गया है। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही बहुत थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी उसकी डालियां भी टूट पड़ती है, और अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। वो भूमि उसका जड़ भी निकल आता है। इसी तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। इसीलिए वो संतान के लिए अपनी बीज वो चारों ओर फेंक के वो अपना जीवन को न्यौछावर करके वो वृक्ष भी समाप्त हो जाता है। तो ये था पेड़ की बात, जिसको लिखे हैं जगदीश चंद्र बसु जी, और उसको अनुवादक किए हैं शंकर सेन ने। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड समझने में प्रॉब्लम हुआ तो ये इसको लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला एनसीईआरटी क्लास 6 का, 7 का, 8 का, और कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड, तेलंगाना स्टेट बोर्ड का, और आगे चल के दूसरी स्टेट बोर्ड का भी हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी जो एनसीईआरटी का जो बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन का, उसके लिए और एक दूसरा चैनल है हिंदी परियोजना करके, वहाँ पे पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, रचना जो हिंदी ऐसे का, और संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, वो चित्र वर्णन, वो सभी हिंदी राइटिंग का वो सब वीडियो जो अपलोड होगा, वो हिंदी परियोजना, हिंदी प्रोजेक्ट वर्क का भी वीडियो सब अपलोड होगा वहाँ पे। तो जो भी वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी परियोजना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भी इस हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल का लिंक भी शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू। और सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलना, उनको भी बोल देना कि सब्सक्राइब करने के लिए। खाली देखते रहते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तुम लोग। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।